Hi guys, welcome to this session and it's a level 2 session. So what today we are going to read the editorial page and we will try to read the business page. In editorial page we will cover all the headlines and we will also go ahead and read an entire article. We will and all the first paragraph of all the articles. All right. So let us begin with this article, which is about the economy and the economic condition of India. रिवर्सिंग द इकोनॉमिक रिवर्सल। देखो किस चीज़ को रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, रिवर्सिंग द इकोनॉमिक रिवर्सल। अभी ये जो हमारा इकोनॉमी जो ऊपर जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, जो रिवर्स गियर में हो गया है, यही हुआ ना इकोनॉमी का रिवर्सल। इकोनॉमी का रिवर्सल क्या हुआ? जो इकोनॉमी ऊपर बढ़ रही थी, असेंड कर रही थी, वो अब कम होने लगी, वो रिवर्स गियर में आने लगी, ये हो गया रिवर्सल। तो इस चीज़ को हम लोग ने क्या बोला? इकोनॉमिक रिवर्सल। और हम लोग को इसी इकोनॉमिक रिवर्सल को क्या करना है? रिवर्स करना है। मतलब ये जो नीचे आ रहा था इसको क्या करना है? ऊपर ले जाना है। ओके, जरा ये देखो, डोंट बैंक ऑन अ वी शेप्ड रिकवरी। अ वी शेप्ड रिकवरी क्या होता है? ये जब आप इस पैसेज को डिटेल में पढ़ोगे तो शायद जान सकते हो। वी शेप्ड रिकवरी अगर हम नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं। द सेंटर मस्ट डिस्कार्ड डॉगमाज एनहांस इन्वेस्टमेंट्स। सेंटर को डिस्कार्ड करना चाहिए कोई चीज़। डिस्कार्ड मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए, किसी चीज़ को फेंक देना चाहिए। किस चीज़ को? डॉगमा को। डिस्कार्ड तो आपने देखा होगा, मोबाइल में भी कई बार आता है डिस्कार्ड करने के लिए सेव्स को। डॉगमा, देखो जो आपका वर्ड है वो क्या है? डॉगमा। और डॉगमा का मतलब होता है कि कोई भी अंधविश्वास टाइप की चीज़, ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में है जो गलत है लेकिन आप उसको फॉलो करते हो, डॉगमा। तो जो सेंटर है, जो केंद्र, सेंटर में जो गवर्नमेंट है, उसको डॉगमास को क्या करना चाहिए? डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहिए? एनहांस करना चाहिए। Alright, now let us go ahead and let us look at the first paragraph of this article and let us see exactly what the writer is trying to tell you. News of a contraction of almost 24% of the GDP in the first quarter of this year would have come as a shock to every responsible citizen. कहता है कि 24% का कॉन्ट्रैक्शन, कमी, सिकुड़ाव किस चीज़ में? जीडीपी में पहले क्वार्टर में इस साल के हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को एक शॉक की तरह लगा होगा। ठीक है ना? द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सीड्स दैट इन एनी मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी। द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि सारी इकोनॉमीज़ में थोड़ा तो कॉन्ट्रैक्शन आया है, जीडीपी सबका कम हुआ है, लेकिन इंडिया में जिस डिग्री का हुआ है, इंडिया में जितना ज़्यादा हुआ है, द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सीड्स, मतलब इंडिया में जो डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है? बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा है, बढ़ा है, एक्सीड किया है, दैट इन एनी मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी, जितना कि किसी भी वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमी में हुआ है, उससे इंडिया का कॉन्ट्रैक्शन एक्सीड कर गया है, मतलब उससे इंडिया का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ है। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, और यह सरप्राइज की बात नहीं है, यह सरप्राइज करने वाला नहीं है, क्योंकि एज इंडिया कंबाइंड द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। इंडिया ने दो चीज़ों को कंबाइन किया, वर्ल्ड का सबसे कड़ाई से पालन किए जाने वाला लॉकडाउन, स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, विथ द वीकेस्ट इकोनॉमिक स्टिमुलस। देखो, विथ द वीकेस्ट इकोनॉमिक स्टिमुलस मतलब इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सबसे कमज़ोर काम किया, सबसे कड़ा लॉकडाउन लगाया और इकोनॉमी में सबसे वीकेस्ट इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया, तो इंडिया का तो जीडीपी कम होगा ही। ठीक है ना? ऑलराइट, सो दैट वाज द फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ लेट मी मूव टू दिस आर्टिकल व्हिच सेज पाकिस्तान गेट्स इट रॉन्ग अगेन। जब कोई भी चीज़ को आप गेट रॉन्ग करते हैं तो आप उसको गलत तरीके से करते हैं, आप उसको गलत समझते हैं। Its de-radicalization plan for Balochistan is ironically based on extremism. बलूचिस्तान जानते हैं आप क्या है? देखो, पाकिस्तान का कुछ ऐसा नक्शा है, ठीक है, ये अपना
कश्मीर वगैरह हो गया। ये जो नीचे का इनका पूरा पार्ट है यही है बलूचिस्तान। जो नीचे का पूरा पार्ट है ये क्या है? बलूचिस्तान। तो बलोच एक पॉपुलेशन है, बलोच एक रेस है, ठीक है ना। बलोच पीपल, बलूचिस्तान उसी को बोलते हैं हम लोग। जब आज़ाद हुआ था तो उसका नाम था स्टेट ऑफ कलात, वो एक अलग कंट्री था, पाकिस्तान ने धोखे से उसको अपने में मिला लिया, स्टेट ऑफ कलात। इसी को आज बलूचिस्तान कहते हैं। और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो है वो सी कोस्ट वाला इलाका है। कैसा? सी कोस्ट वाला इलाका है। और बलूचिस्तान के एरिया में माइंस एंड मिनरल्स का ये रिच वो है, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर क्या है। और बलोच लोग हमेशा से ये मानते रहे हैं कि वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के पार्ट नहीं हैं। और इसीलिए अपने खिलाफ हो रहे एट्रॉसिटीज़, क्या एट्रॉसिटीज़ के खिलाफ वो हमेशा प्रदर्शन करते रहते हैं। अब पाकिस्तान का क्या प्लान है? इट्स डी रेडिकलाइजेशन प्लान फॉर बलूचिस्तान इज आयरॉनिकली बेस्ड ऑन एक्सट्रीमिज्म। पाकिस्तान का बलूचिस्तान के लिए एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम है। जब मैंने आपको बताया था रेडिकल, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किस चीज़ का? केमिस्ट्री का, कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रहता है और वो आयंस के फॉर्म में रहते हैं और रिएक्ट करने के लिए काफ़ी करते हैं, उन्हीं को रेडिकल्स कहा जाता है। इंडिया में बोलते हैं हम लोग, रियल लाइफ में हम लोग रेडिकल किसको कहते हैं? जो चरमपंथी है, ठीक है ना, जो कट्टर है, जो उग्र है, उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान ये मानता है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो रेडिकल हो गए हैं, तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा? डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा। और देखो इसका जो डी रेडिकलाइजेशन का प्लान है बलूचिस्तान का, वह आयरॉनिकली मतलब विडंबना देखिए कि एक्सट्रीमिज़म पे बेस्ड है। एक्सट्रीमिज़म मतलब चरमपंथ पे बेस्ड है, खुद ही रेडिकलाइजेशन पे बेस्ड है। मतलब डी रेडिकलाइजेशन का प्लान ही जो है वो वायलेंस और एक्सट्रीमिज़म पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से समझो, जब सरकारी अफसर बनोगे तो इन सारी चीज़ों का समझ होना चाहिए, और ऐसी चीज़ें जब लिखी जाएं तो उसका भी समझ होना चाहिए। फॉर डिकेड्स पाकिस्तान हैज़ स्ट्रगल्ड विद एन इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान। इंसर्जेंसी, अभी नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आप देखते थे किस तरह का चरमपंथ था, कितने ग्रुप्स थे, वो इंडिया से अलग मिलिटेंट्स के ग्रुप। तो मिलिटेंसी को ही हम लोग इंसर्जेंसी कहते हैं, आप इतना ही समझो, चरमपंथ, उग्रवाद, ठीक है। तो पाकिस्तान हैज़ स्ट्रगल्ड विद इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान। और मैंने आपको बताया कि बलोच लोग जो हैं वो पाकिस्तान से लड़ते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा अधिकार नहीं दिया गया है, तो इंसर्जेंसी है। फॉर डिकेड्स पाकिस्तान हैज़ स्ट्रगल्ड विद एन इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान। जैसे इंडिया नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी और कश्मीर में टेररिज्म से स्ट्रगल कर रहा था, उसी तरह पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी से स्ट्रगल कर रहा था। इट्स लार्जेस्ट बट लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस, और बलूचिस्तान क्या है? इसका लार्जेस्ट लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन वाला प्रोविंस है, इलाका है, एंडोड विद, इस वर्ड पे आप गौर करना, एंडोड विद अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जब किसी चीज़ से आपको इंडो किया जाता है, तो आपको उस चीज़ से ब्लेस किया जाता है, ठीक है ना। व्हेन यू आर एंडोड विद समथिंग, वह चीज़ आपके पास प्रचुर मात्रा में है, वो आपके लिए ऊपर से आपके लिए बारिश हुई है। तो एंडोड विद, आप इसको देख लीजिएगा, अगर बलूचिस्तान एंडोड है अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज से, इसका मतलब बलूचिस्तान के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भेंट प्रेजेंट है, ओके। अनलाइक इट्स अदर प्रोविंसेस, इसके और इलाके से बिल्कुल उल्टा, इसके और इलाके से अलग, द लोकल मिलिटेंट्स इन बलूचिस्तान हैव रेयरली बीन इंस्पायर्ड बाय रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम। कहता है कि इसके बाकी प्रोविंसेस से अलग बलूचिस्तान में जो लोकल मिलिटेंट्स हैं वह शायद ही कभी कभार ही रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है ना, वो इस्लाम से इंस्पायर्ड नहीं है। And their demands have had more to do with enhanced autonomy for the region and a greater say in the exploitation of natural resources such as gas and minerals.
सबसे पहली बात तो कहा कि वो शायद ही, रेयरली, बहुत कम इस्लाम, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है ना। और उनका जो डिमांड्स है वो ज़्यादातर किस चीज़ से लेना देना है? डिमांड्स हैव हैड मोर टू डू विद एनहांस्ड ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब मैंने आपको बताया था, फ्रीडम, स्वायत्ता, है ना, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बताया ना। तो हैड मोर टू डू विद एनहांस्ड ऑटोनोमी, वो अपने इलाके के लिए ज़्यादा ऑटोनोमी चाहते हैं, ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं फॉर द रीजन, एंड अ ग्रेटर से इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो लिखा क्या गया है, ग्रेटर से। किसी भी चीज़ में जब आपका से होता है, देखो यहाँ से इन लिखा है ना, किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में आपका से है मतलब आपकी राय ले जा रही है, आपकी बात मानी जा रही है, ठीक है ना। तो बलूचिस्तान के लोग तो अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे दोहन हो, कैसे उसका इस्तेमाल हो, कैसे वो एक्सप्लॉयट किया जाए, इसमें अपना विचार रखना चाहते हैं, ग्रेटर से चाहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और गैस और मिनरल्स में। बस इतना ही मैं आपको बताता हूँ, और लेट अस मूव टू दिस आर्टिकल। जीज न्यू अप्रोच टू तिब्बत विल अफेक्ट इंडिया। कहता है जी जिनपिंग का जो नया अप्रोच है तिब्बत के लिए, वो इंडिया को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। देख लिए ना, इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसका इफेक्ट होगा। अब जरा देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग्स रीसेंट रिमार्क्स एट द 7th, देख लो, एट द 7th सेंट्रल सिंपोजियम ऑन तिब्बत वर्क इंडिकेट दैट द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी is doubling down on its hardline approach in the region, which evolved gradually after the 2008 protests. जो सबसे पहला वर्ड हमें देखने के लिए आया, जो कुछ नया सा लगा, वो है सिंपोजियम। कौन सा वर्ड है? SYMPOSIUM, सिंपोजियम। सिंपोजियम का मतलब एक मीटिंग, एक बैठक, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, समिट। तो जो 7th सेंट्रल सिंपोजियम हुआ है, 7th सेंट्रल मीटिंग हुआ है तिब्बत वर्क पे, उसमें जी जिनपिंग का रिसेंट रिमार्क्स जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपना हार्ड लाइन अप्रोच, सख्त अप्रोच, हार्ड अप्रोच, वो डबल डाउन कर रहा है, मतलब उसको और बढ़ा रहा है। और ये जो इसका हार्ड लाइन अप्रोच है, इसी के बारे में लिखा है, जो which evolved gradually, जो धीरे धीरे करके बढ़ गया आफ्टर 2008 के प्रोटेस्ट के बाद। ओके, अब जरा देखो नीचे का पैराग्राफ। द स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ सालों के लिए जो रणनीति है, दैट जी आउटलाइंड, जो जी ने आउटलाइन किया है, जो रणनीति जी ने बनाया है, इंटेल्स मतलब उसके अंदर है। कोई भी चीज़ जब इंटेल करता है तो वह चीज़ उसके अंदर होता है, ठीक है ना। द प्लान इंटेल्स फ्री द पॉलिसी इंटेल्स फ्री एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट, मतलब कि इस पॉलिसी में यह बात निहित है, इंटेल्ड है मतलब ये बात शामिल है, ठीक है ना। तो जी का जो ये स्ट्रैटेजी जो इन्होंने आउटलाइन किया है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए, वो क्या इंटेल करता है? देखो, अ मिक्स ऑफ परसुएशन। आपको पता है ना, जब हम लोग किसी को भी परसुएड करते हैं तो क्या करते हैं? उसको दबाव देकर, बहलाकर, दबाव देकर, सारा चीज़ करके किसी भी तरह कोई बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्रिया हुआ पूरा, उसी का क्या नाम दे दिया? परसुएशन। तो ये मिक्स ऑफ परसुएशन, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, इंडोक्ट्रिनेशन एंड कोअर्सन। देखो, परसुएड भी करेंगे और कोअर्स भी करेंगे। लेवल 2 के स्टूडेंट्स, आपको तो कोअर्स का मतलब पता है, जोर ज़बरदस्ती करके बात मनवाएंगे। तो देखो क्या क्या चीज़ इसके रणनीति में है। परसुएशन है, और बोला कि तिब्बत में हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, इससे भी कुछ फ़ायदा होगा। तिब्बत को कनेक्ट कर देंगे, रोड वोड कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया देंगे, इससे ही फ़ायदा होगा। इंडोक्ट्रिनेशन, तिब्बत के लोग को एक डॉक्ट्राइन उनके मन में बिठा देंगे, घोल कर पिला देंगे, इंडोक्ट्राइन कर देंगे। एंड कोअर्सन, और कोअर्स भी करेंगे, दबाव भी देंगे। इतनी सारी चीज़ें एक साथ करेंगे, साम दाम दंड भेद।
दिस विल नॉट ओनली हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्डिनरी टिबेटन्स, कहता है कि इससे सिर्फ ऑर्डिनरी टिबेटन्स को ही सीरियस इम्प्लीकेशंस नहीं होगा, सीरियस प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट विल ऑल्सो इम्पिंज ऑन द साइनो इंडियन बाउंड्री क्वेश्चन। बट इसका प्रभाव जो है इम्पिंज करेगा, या जब किसी भी चीज़ पर कोई इम्पिंज करता है तो अपना प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है। इट विल ऑल्सो इम्पिंज ऑन द साइनो इंडियन बाउंड्री क्वेश्चन, इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री क्वेश्चन है उस पर भी ये इम्पिंज करेगा, पार्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइनाज क्लेम्स ऑन अरुणाचल प्रदेश, खास करके चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश पे दावा है उस संदर्भ में। ओके Okay, so that will be all in this article. Now let us go ahead and let us read this article. India needs a law to compensate the wrongly imprisoned. इंडिया को एक लॉ चाहिए जो मुआवजा दे सके, जो कॉम्पेंसेट कर सके, किसको? जो गलत तरीके से सरकार ने या किसी ने भी उनको जेल में, सिस्टम ने जेल में रखा है। ठीक है, अब जरा देखो जरा कि क्या लिखा है। ऑन September 1 द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद पास्ड एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग दैट डॉक्टर कफील खान हैड बीन रॉन्गली डिटेन्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। द 42-पेज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेक्स फॉर डैमिंग रीडिंग, मतलब अवश्य, ठीक है ना। डैम गुड मतलब वेरी गुड, देखो डैम मतलब DAM नहीं DAMN, डैम गुड मतलब वेरी गुड, डैम यू मतलब कि मैं आपसे बहुत ही नाराज हूँ। तो द 42-पेज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेक्स फॉर डैमिंग रीडिंग मतलब अ मस्ट रीडिंग, ठीक है ना, और किसी को फटकार लगा रहा होगा बुरी तरीके से। It points out that Khan was deprived of the material on the basis of which he could have made representations against his detention. देखो, it points out, कोर्ट का ये जो 42 पेज का जजमेंट है ये पॉइंट आउट करता है कि खान को किसी चीज़ से डिप्राइव किया गया, किसी चीज़ से वंचित किया गया। किस चीज़ से वंचित किया गया? उस मटेरियल से जिसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कुड हैव मेड रिप्रेजेंटेशंस अगेंस्ट हिज डिटेंशन, जिसके अपने डिटेंशन के खिलाफ वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता था, वैसा मटेरियल ही उसको नहीं दिया गया। मतलब देख लो, फिर से देख लो कि खान वाज डिप्राइव्ड ऑफ द मटेरियल जिसके बेसिस पर वह अपने अरेस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंट कर पाता अपने आप को कोर्ट में, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। नाउ लेट मी गो अहेड एंड लेट मी रीड दिस आर्टिकल फॉर यू, which is planning a future for Delhi, प्लानिंग अ ग्रीन फ्यूचर फॉर दिल्ली। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, किस चीज़ से रिलेटेड? इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड। आप देखो कि कैसे वर्ड्स यूज हुए हैं, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म हुए हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन द इंडियन एक्सप्रेस, द दिल्ली 2041 मास्टर प्लान, 2041 का मास्टर प्लान आया है दिल्ली का, विल हैव अ ब्लू ग्रीन पॉलिसी। कैसा पॉलिसी होगा? ब्लू ग्रीन पॉलिसी। The groundwork for Delhi's master plan is happening at a critical juncture with the pandemic forcing city governments across the world to rethink not just the way citizens will live in the future, but also how public and private resources will be used to respond to the social and economic challenges that disease has brought to the fore. देखो कितना लंबा लाइन लिखा है। कहता है क्या कि ये जो दिल्ली का मास्टर प्लान का जो ग्राउंड वर्क हो रहा है, मतलब जो बेसिक प्रिपरेशन हो रहा है, ये कब हो रहा है? एट अ क्रिटिकल जंक्चर, मतलब एक क्रिटिकल टाइम पर हो रहा है, क्रिटिकल जंक्चर पे हो रहा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जंक्शन पे हो रहा है ना भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? विद द पैंडेमिक, इसी के साथ, मतलब ये क्रिटिकल जंक्शन क्यों है? क्योंकि पैंडेमिक जो है वो फोर्स कर रहा है सिटी गवर्नमेंट्स को पूरी दुनिया में जितनी सिटीज़ के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको फोर्स कर रहा है। किस चीज़ के लिए? टू रीथिंक, फिर से सोचने के लिए। नॉट जस्ट द वे सिटीजन्स विल लिव इन द फ्यूचर, कि फिर से सोचो उस
फिर से सोचने के लिए, रीथिंक करने के लिए मजबूर कर रहा है। सिर्फ यही नहीं कि कैसे उसके सिटीजन्स फ्यूचर में रहेंगे, बल्कि ये भी कि पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज कैसे यूज़ किया जाएगा सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने में। जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेज आए हैं उनसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, दैट डिजीज़ हैज़ ब्रॉट टू द फोर, जो डिजीज़ सबके सामने लाकर रख दिया है। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है, और इसमें क्या कह रहा है कि ये जो 2041 का ग्राउंड वर्क का जो प्लानिंग हो रहा है, ये क्रिटिकल जंक्चर पे हो रहा है। और इसी के साथ सिटी गवर्नमेंट्स जो हैं, क्योंकि सिटी गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में फोर्स किए जा रहे हैं रीथिंक करने के लिए कि सिर्फ यही नहीं कि कैसे उनके सिटीजन्स फ्यूचर में रहेंगे, बल्कि ये भी कि पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाएगा रिस्पॉन्ड करने के लिए इस सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को जो डिजीज़ सबके सामने ले आकर रखा है। डिजीज़ हैज़ ब्रॉट टू द फोर। द दिल्ली मास्टर प्लान विल नॉट ओनली शेप द फ्यूचर ऑफ द कैपिटल। दिल्ली का जो मास्टर प्लान है ये सिर्फ कैपिटल का फ्यूचर ही नहीं शेप करेगा, will not only shape the future of the capital by laying down planning guidelines, but also shape its response to a post COVID-19 world। कहता है कि प्लानिंग का गाइडलाइंस को ले डाउन करके सिर्फ ये फ्यूचर को ही नहीं शेप करेगा, बल्कि कोविड-19 के बाद जो दुनिया बनेगी उस पर क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, उस पर कैसे हम लोग रिएक्ट करेंगे, उस पर भी ये उसको भी ये शेप करेगा। One lesson of the COVID-19 hit world has been that, एक लेसन जो कोविड-19 से ग्रसित दुनिया से आया है वो ये है कि सिटीज़ हैव टू बी सस्टेनेबल। सिटीज़ को ऐसा होना पड़ेगा जो सस्टेन कर सके, और मैंने आपको सस्टेन करने का मतलब बताया है, जो टिक सके, जो बिना किसी को हार्म किए हुए ज़्यादा हार्म किए हुए ज़्यादा दिनों तक टिक सके। एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ प्रॉमिस फॉर फॉर्मुलेटिंग अ ब्लू ग्रीन पॉलिसी। ठीक है ना, कि सिटीज़ को सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट कर दिया और अगले 5 साल में सब तबाह हो जाए। डेवलपमेंट किए तो वो सस्टेन करना चाहिए। और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसका जो प्रॉमिस है क्या चीज़, फॉर्मुलेटिंग अ ब्लू ग्रीन पॉलिसी ऑफर्स होप। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ब्लू ग्रीन पॉलिसी बना रहा है ये होप प्रदान कर रहा है। बाय परसूइंग अ ब्लू ग्रीन पॉलिसी, देखो आप ग्रेजुएशन भी परसू करते हो और ब्लू ग्रीन पॉलिसी को भी यहाँ परसू किया जा रहा है, मतलब इसके पीछे लगे रहने से, इस पे काम करने से। DDA एम्स टू ब्रिंग वाटर मैनेजमेंट एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। DDA क्या करना चाहता है, वाटर मैनेजमेंट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ ले आना चाहता है। अब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, वेजिटेशन, सॉइल्स एंड अदर एलिमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस मतलब जो चीज़ आप करते हैं वही चीज़ प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो अभी बहुत सारा अनहेल्दी और एनवायरनमेंट से फ्रेंडली प्रैक्टिसेस नहीं हैं हमारे, जैसे प्लास्टिक फेंक दे रहे हैं आप, तो ये प्लास्टिक डिस्पोज करना भी तो एक प्रैक्टिस है ना आपका। तो vegetation, soils and other elements and practices to restore some of the natural processes required to create healthier urban environments। तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। चलो आगे देखते हैं। It also focuses on cycling infrastructure to reduce pollution and vertical growth in unauthorized colonies to make it less dense। कहता है कि साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम करेगा, किस चीज़ के लिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। अब 2 किलोमीटर आपको जाना है, आप कोई अपने कार से जाओगे, इससे जाओगे, उससे जाओगे, इससे बढ़िया आप साइकिल ले लो। और वर्टिकल ग्रोथ इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है उसमें वर्टिकल ग्रोथ करवाएंगे, मतलब एक तल्ले का मकान है इस पर दूसरा तल्ला खड़ा करवाएंगे, बजाय इसके कि एक तल्ला दूसरे जगह बन जाए, तो जो उससे वो डेंस नहीं होगा। These promised steps are important because water management, reuse and recycling, sanitation and good public hygiene have now become non-negotiable। ये जो चीज़ है, ये promised steps जो हैं ये काफ़ी important है, क्योंकि अब वाटर मैनेजमेंट, रीयूज़ किसी चीज़ को फिर से यूज़ करना, रिसाइकल किसी चीज़ को फिर से यूज़ करने लायक बनाना, जैसे प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, सैनिटेशन साफ़ सफाई, और गुड पब्लिक हाइजीन अब नॉन नेगोशिएबल बन गए हैं। इनके ऊपर कुछ भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं हम लोग। नॉन नेगोशिएबल को बोलते हैं कि मतलब अब इस पे कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है, थैंक्स टू द क्लाइमेट क्राइसिस एंड कोविड-19। और ये नॉन नेगोशिएबल कब होगा, ठीक है ना,
नॉन नेगोशिएबल क्यों हो गया है ये सारी चीज़ें, पहले तो हम लोग इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, तो उसके लिए धन्यवाद दिया जा रहा है क्लाइमेट क्राइसिस जो आया है उसको और कोविड-19 जो आया है उसको, ठीक है। बट द दिल्ली मास्टर प्लान नीड्स सिटीजन्स पार्टिसिपेशन टू मेक इट रॉबस्ट एंड फंक्शनल। लेकिन दिल्ली का जो ये मास्टर प्लान है इसको क्या ज़रूरत है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन, इसको रॉबस्ट और फंक्शनल बनाने के लिए, समझ गए ना। DDA has chalked out a series of activities to engage with stakeholder groups। अब DDA ने ना बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ बनाए हैं, तो देखो इसको क्या लिखा है, चॉक आउट, किसके साथ इंगेज करने के लिए, जितने भी स्टेक होल्डर ग्रुप्स हैं उनके साथ। तो अब देखो स्टेक होल्डर ग्रुप्स इसको क्या कहा जाएगा, शहर के देख रखाव सब कुछ में, शहर के पूरे व्यवस्था में एक सिटीजन भी तो स्टेक होल्डर है ना, उसकी भी तो हिस्सेदारी है इसमें। तो बोलता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का हिस्सेदारी चाहिए। दिस ग्रुप्स मस्ट इंश्योर दैट द मास्टर प्लान कोर प्रिंसिपल्स, इसके जो मूल भावना है मास्टर प्लान का, कोर प्रिंसिपल्स है, क्या क्या है, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी आर नॉट लॉस्ट एज अथॉरिटीज बैलेंस कंपीटिंग सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाइल ड्राइंग अप द न्यू प्लान। जरा समझने की कोशिश करना, नहीं भी समझ सकते हो। ये ग्रुप्स जो हैं, मतलब जो स्टेक होल्डर्स के ग्रुप हैं, ठीक है ना, इनको क्या करना चाहिए। अब ये स्टेक होल्डर ग्रुप्स किसको बोला जाएगा, मान लो सिटीजन्स हैं, ये तो एक हो गया, इंडस्ट्री है, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप हो गया, है ना, स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट हैं, ये तीसरा ग्रुप हो गया। तो कहता है इन ग्रुप्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि मास्टर प्लान का जो कोर प्रिंसिपल्स है, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, ये गुम ना हो जाएं, क्योंकि अथॉरिटीज़ बैलेंस कर रहे हैं कॉम्पीटिंग सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट व्हाइल ड्राइंग अप द न्यू प्लान। चलो इसको छोड़ दो आप लोग। सो गाइज, दिस विल बी ऑल इन टूडेज सेशन। कीप पोस्टिंग योर कमेंट्स, कीप एंजॉइंग द सेशन एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।